सेव ट्रीज टू सेव द प्लैनेट। प्लांट ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स, चाहे एक रोज का प्लांट हो या फिर बैनियन ट्री या फिर एक पाइन ट्री हो या एक कैक्टस या फिर ग्रासेस ही क्यों ना हो। छोटे से बड़े ढेर सारे वैरायटी के प्लांट्स हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं। इसीलिए दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द प्लांट किंगडम। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th बायोलॉजी द प्लांट किंगडम का वन शॉट तो नहीं, प्लांट किंगडम को कवर करने वाले हैं हम दो वीडियोस में। तो आज मैं लेकर आई हूँ द प्लांट किंगडम का पहला वीडियो। हमेशा की तरह अगर आप इस पूरे वीडियो को मेरे साथ साथ देखोगे तो हमेशा की तरह आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया गया। कौन से थे ये 5 किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमैलिया। तो हमने अपने पिछले लेसन में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई को डिस्कस कर लिया है। तो अब इस लेसन में बारी है प्लांटे की। एग्जैक्टली तो प्लांट किंगडम को हमने लिटरली एक पूरा लेसन दे दिया है। ऑफ कोर्स दे दिया है, क्योंकि प्लांट किंगडम के अंदर हैं ढेर सारे वैरायटीज ऑफ प्लांट्स टू डिस्कस। तो बच्चों, कुछ भी और डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांटे के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि प्लांट किंगडम के अंडर फॉल करने वाले ऑर्गेनिजम्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। पहला, दे आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जैसे हम सभी को पता है, यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल के अंदर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। हम सबको पता है सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग डिस्टिंक्ट सेल ऑर्गेनेल्स हमें देखने को मिलता है। सेकंड, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी कि ये बहुत सारे ढेर सारे मेनी सेल्स से बने होते हैं। तीसरा, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटो बोले तो सेल्फ, यानी कि ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। एग्जैक्टली किसी किचन में नहीं, बल्कि रॉ मटेरियल भी खुद प्रिपेयर करते हैं। एग्जैक्टली यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, जिसके दौरान ये प्लांट्स जो है अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा, ये इमोबाइल होते हैं, यानी कि क्या आपने कभी देखा है कि प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरे जगह चल के जा रहे हैं यूं? क्या आपने कभी देखा है कि प्लांट दौड़ के जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे? नहीं, क्योंकि प्लांट्स आर इमोबाइल। सेल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। एक प्लांट सेल को अगर हम एक एनिमल सेल से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है, सेल के बाहर की कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो प्लांट्स एक्वेटिक भी होते हैं और लैंड प्लांट्स भी होते हैं, यानी कि ये लैंड में भी पाए जाते हैं और ये पानी में भी पाए जाते हैं। राइट, तो ये तो थे इनके कुछ वेरी वेरी कॉमन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लांटे के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया यार कि ये जो किंगडम है ना, इट इज सुपर डाइवर्स, यानी कि इसके अंदर इतने वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स फॉल करते हैं, जैसे कि ग्रासेस जैसे छोटे पौधे भी इस कैटेगरी में आते हैं, कैक्टस भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ढेर सारे फ्लावरिंग प्लांट्स, चाहे वो रोज प्लांट हो, चाहे लिलीज हो, चाहे सनफ्लावर्स हो, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। जितने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जैसे बहुत से आपको ऐसे ट्रीज देखने को मिलेंगे जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, ऐसे प्लांट्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में पाए जाते हैं वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो एग्जाम्पल्स की बेसिकली कोई कमी नहीं है। राइट, तो चलो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एक इतने डाइवर्स किंगडम को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, इनफैक्ट किस बेसिस पे हम इन्हें फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो इससे पहले कि हम प्लांट किंगडम के सब क्लासिफिकेशन को देखें, सबसे पहले समझ लेंगे हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात करेंगे। पहला आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा नेचुरल सिस्टम और तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो चलो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे
आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इस सिस्टम का बेसिस क्या है, मतलब किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं अंडर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हमारा बेसिस होता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बड़े ध्यान से एक एक टर्म को सुनो, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे ट्रेट्स जो हमें एक्सटर्नली दिख रहे हैं, एक्सटर्नली जो विजिबल हैं, वैसे ट्रेट्स की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्लांट्स की बात हो रही है, तो लेट अस सपोज प्लांट्स का जो लीफ है, लीफ का जो शेप है, लीव्स का शेप एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है जो हमें बाहर से विजिबल हो रहा है। या फिर फ्लावर के जो कलर हैं, किसी प्लांट में रेड कलर का फ्लावर है तो किसी प्लांट में येलो कलर के फ्लावर्स हैं, राइट। तो ये फ्लावर कलर हो गया, या फिर लीफ का शेप हो गया, राइट, या फिर प्लांट में लीफ का पैटर्न हो गया, किस तरीके से लीफ आ रहे हैं, या प्लांट की हाइट हो गई। इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टर्स या फिर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने प्लांट्स को क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। ठीक, अच्छा, तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर फ़ायदा क्या हुआ, एडवांटेज तो ये था कि यार जितने भी सिमिलर स्ट्रक्चर वाले, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर बोले तो एक्सटर्नली जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर्स थे या सिमिलर लुक एंड फील था, ऐसे प्लांट्स एक कैटेगरी में आ गए। ये इसका फ़ायदा हुआ। बट इसका नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि यार ये पूरी क्लासिफिकेशन हमने सिर्फ और सिर्फ बाहर से एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टर के बेसिस पर हमने ये क्लासिफिकेशन कर डाला। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक प्लांट में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के साथ साथ इनके सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो यही जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनको हम वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं या फिर सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, राइट। मतलब जो उनके सिर्फ बॉडी के स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, दूसरी तरफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, राइट। अब हो क्या रहा है कि इस क्लासिफिकेशन के अंडर कि यार कई बार ऐसा हो रहा है कि ऐसे प्लांट्स जो शायद सिर्फ देखने में इक्वल से लग रहे हैं, इक्वल नहीं मतलब देखने में थोड़े सिमिलर लग रहे हैं, उनको भी हमने सेम ग्रुप में डाल दिया, लेकिन पता चल रहा है कि यार उनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर जो है उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ किसी नॉन फ्लावरिंग प्लांट में शायद उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कुछ और है, राइट। तो बोलने का मतलब है कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है दे आर ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है कि एक्सटर्नली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिख रही हैं उनको ही देखते हुए हम ये क्लासिफिकेशन कर डाल रहे हैं, जिस वजह से ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो शायद इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से वो शायद बहुत अलग हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के हिसाब से शायद वो बहुत ज़्यादा अलग हैं, बट स्टिल हम उन्हें एक ही ग्रुप में डाल दे रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब है ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये एक बहुत बढ़िया तरीके का क्लासिफिकेशन का सिस्टम डेफिनेटली नहीं है। तो चलो अब देखते हैं हमारा दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या हुआ, यहाँ पर हमने कहा कि नहीं यार सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ही नहीं, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो अब इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो क्या, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो जैसे किसी भी प्लांट की पार्ट का फाइन इंटरनल स्ट्रक्चर, उनका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर उसके अंदर का केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है, या फिर उसकी एम्ब्रायोलॉजी की स्टडी, यानी कि एक छोटे से एम्ब्रायो से वो कैसे डेवलप करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को भी अब हम कंसिडर करने लग गए फॉर क्लासिफिकेशन, है ना। तो अब एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से काफ़ी बेटर है, क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम में तो भाई हम सिर्फ बाहर के कैरेक्टरिस्टिक्स ही नोटिस कर रहे थे, यहाँ पर हम एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इट इज़ एनी डे अ बेटर चॉइस। बट लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हम ये चीज़ एनकाउंटर करते हैं कि यार अभी भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पर हम देखेंगे कि भले उनका एक्सटर्नल या इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी अलग हैं, राइट। अब यहाँ पर मैं एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपके लिए ज़्यादा रिलेटेबल होगा, समझने में ज़्यादा आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पैथोजेनिक बैक्टीरिया और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया की, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज़ कॉज करते हैं,
राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ई कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी के अंदर फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, ठीक है, तो ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। दूसरी तरफ लेट्स से लैक्टोबैसिलस, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे को कोई डिजीज कॉज नहीं करता है, हमारे लिए नुकसान नहीं करता है, बल्कि ये एक गुड बैक्टीरिया है, ठीक है। अब देखा जाए तो एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिमिलर है, लेकिन इनके जो बिहेवियर्स हैं वो तो काफ़ी डिफरेंट है। तो अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एक ही जगह डाल दे रहे हैं समटाइम्स, देन ऐसा नहीं है कि दोनों बिल्कुल सेम है, राइट। तो वही बात यहाँ पर भी है कि जब हम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ बेटर वे टू क्लासीफाई, बट यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे प्लांट्स हमें मिलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स भले सेम से होते हैं, सिमिलर से होते हैं, बट उनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अलग होती है। फिर क्या, यहीं पर एंट्री होती है हमारे तीसरे क्लासिफिकेशन सिस्टम की, विच इज़ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक, फाइलो वर्ड का मतलब होता है ट्राइब या फिर रेस, जेनेटिक मतलब ओरिजिन, एग्जैक्टली। तो ट्राइब ओरिजिन मतलब ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जहां पर हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट किए थे, कहाँ से ये इवॉल्व किए थे, कहाँ से ये बने थे। तो ऑर्गेनिजम्स के बीच की जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है उनके बेसिस पे हम इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। एक साधारण सा एग्जांपल देती हूँ अगेन इसको रिलेट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी दो ऑर्गेनिज्म में जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो उतना क्लोजली रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिबलिंग्स की बात करें, जो एक अपना भाई और बहन है या फिर दो भाई हैं या दो बहनें हैं, उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उसे उसके कज़न से कंपेयर करें तो उनकी सिमिलैरिटीज़ थोड़ी और कम हो जाती है। जब हम उन्हें उनके सेकंड कज़न से कंपेयर करें तो सिमिलैरिटीज़ और कम हो जाती है। उसे हम किसी फ्रेंड से कंपेयर करें जो उसकी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है तो सिमिलैरिटीज़ और कम हो जाती हैं, राइट। तो इसका मतलब है दो ऑर्गेनिजम्स जितने ज़्यादा सिमिलर होते हैं इसका मतलब वो उतना क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है। अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन ये आएगा कि मैम तो ये बताओ कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं इसका इंफॉर्मेशन आता कहाँ से है, कहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये जो हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये सिस्टम काम करता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो हमें मिलता है साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से। अब आप पूछोगे कि मैम अब ये क्या है, चलो फटाफट से देख लेंगे कि ये क्या होते हैं। बट एक बात बता दूं कि अभी तक हमने जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डिस्कस किए हैं उसमें से बेस्ट है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑर्गेनिजम्स के इवॉल्व करने की इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री के बारे में पता चलती है। तो सबसे पहले देखेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल बोलो तो नंबर, बोले तो ये एक मैथमेटिकल तरीका है, राइट। तो मतलब क्लासिफिकेशन करने का एक समझ लो मैथमेटिकल मेथड है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म के जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम एक नंबर असाइन कर देते हैं। जितने भी उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो जैसे मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट हो गया, उसका बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, उसका न्यूट्रिशन हो गया, इस तरीके से उसके जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उन सभी कैरेक्टर्स को हम बराबर का वेटेज देते हैं और हर एक कैरेक्टर को हम एक नंबर असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से ऐसे बोलने को तो लग रहा है दो तीन ही कैरेक्टर्स है, बट एक्चुअली ढेर सारे कैरेक्टर्स है, ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास ढेर सारे ऐसे नंबर्स होते हैं और इन नंबर्स को हम फीड करते हैं सिस्टम में, एंड दैट्स वाई इट इज़ अ मैथमेटिकल मेथड। और फिर ये एनालाइज करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पर एक बहुत साधारण सा बेसिक सा एग्जाम्पल लेंगे। लेट अस सपोज कि हमारे पास 4 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, एक से हाइड्रा है, एक सी एनिमोन है, एक ह्यूमन है और एक डॉग है, ठीक है। अब अगर हम इनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं कि सी एनिमन और हाइड्रा में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल दोनों का मैराइन हैबिटेट है, दोनों इनवर्टिब्रेट हैं, दोनों की रेडियल सिमेट्री हैं। तो कंपेयर टू अ ह्यूमन और अ डॉग, सी एनिमन और हाइड्रा के बीच में ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं, ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, राइट। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में बच्चों कुछ ऐसा होता है कि हम उनके सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को
ऑब्जर्व करते हैं या फिर उन सबको एक नंबर से असाइन करते हैं और फिर इन नंबर्स को हम एनालाइज करके फिगर आउट करते हैं कि भाई किन में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं और किन में कम सिमिलैरिटीज़ हैं, और यही लॉजिक हमें मदद करता है इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। द नेक्स्ट इन लाइन इज साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो इस शब्द का मतलब ही होता है समथिंग रिलेटेड टू सेल, सेल से रिलेटेड कुछ, राइट। तो साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है कि सेल के अंदर पाई जाने वाली चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई कौन से ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सिमिलर है, कौन से ऑर्गेनिज्म ज़्यादा डिससिमिलर है, और उस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सेल के अंदर पाए जाने वाला क्या, फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम्स, राइट। जो क्रोमोसोम का नंबर है या फिर जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है या फिर जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है, इन चीज़ों के बेसिस पर भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर कह लो कि ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो हमारे बॉडी में होते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम्स, है ना। वहीं अगर हम एक मंकी की बात करें तो उसकी बॉडी के अंदर होते हैं 42 क्रोमोसोम्स। अगर बात करें एक एल्गी की तो उसके बॉडी में होते हैं 20 क्रोमोसोम्स, और अगर हम एक डॉग की बात करें तो वहाँ पर होता है 78 क्रोमोसोम्स। तो देखो, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर स्ट्रक्चर या फिर बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स बहुत क्लोजली रिलेटेड नहीं है, राइट। तो साइटोटैक्सोनॉमी इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन, साइटोटैक्सोनॉमी से पाए जाने वाली इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमें क्लासिफिकेशन करने में मदद मिल सकती है। तो अब इसका अगला है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो शब्द आया है केमिकल्स से। प्लांट्स के अंदर भी बहुत तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं। इनफैक्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर ढेर सारे केमिकल्स होते हैं। इनफैक्ट अगर स्पेसिफिकली हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर बहुत तरह के ऑयल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम एसेंशियल ऑयल्स कहते हैं, राइट। और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में ये जो ऑयल्स पाए जाते हैं इनका स्मेल अलग होता है, इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, इनका टेक्सचर अलग होता है, राइट। तो बोलने का मतलब ये है कि प्लांट्स का जो कॉम्पोजिशन है, केमिकल्स का जो कॉम्पोजिशन है, उस कॉम्पोजिशन के बेसिस पर भी हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि भाई कौन से प्लांट्स थोड़े क्लोजली रिलेटेड लग रहे हैं और कौन से नहीं। तो इस तरीके से कीमोटैक्सोनॉमी भी हमें प्लांट के क्लासिफिकेशन में मदद कर सकता है। सो आई गेस विद दिस आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये जो हमारा जो सबसे बेहतरीन तरीका है क्लासिफिकेशन का, वो क्या है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये क्या स्टडी करता है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। किस बेसिस पे, जो इन्फॉर्मेशन इसे मिलती है फ्रॉम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। तो आई गेस ये क्लासिफिकेशन का ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो चुका होगा। तो बच्चों, मुझे लगता है कि अब हम सभी तैयार हैं टू अंडरस्टैंड द सब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट किंगडम के अंदर जो इतने वैरायटी के प्लांट्स होते हैं इनको हम फर्दर सब क्लासिफाई कैसे करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं। वेल, ऐसे बहुत सारे बेसिस है जिसके ऊपर बेस करके हम ये सब क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि पहला तो ये हो जाता है कि भाई प्लांट का जो बॉडी है क्या वो डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड है बोले तो मतलब क्या उस प्लांट बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि रूट्स, लीव्स, स्टेम, ये अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएटेड हैं। एक तो ये हो जाता है बेसिस। कई बार ये बेसिस हो जाता है कि यार उस प्लांट में सीड्स हैं या नहीं, क्योंकि कुछ प्लांट्स जो हैं वो सीड्स के हेल्प से नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। आप सबको पता ही होगा, बहुत बार हम अपने गार्डन में पौधे लगाते हैं तो क्या करते हैं, सीड्स डाल देते हैं, राइट। जैसे मान लो धनिया, अगर आपको धनिया का प्लांट चाहिए, आप क्या कर सकते हो, जो धनिया की जो सीड्स आती है, कोरिएंडर सीड्स, उसको आप मिट्टी के नीचे डाल दो, उसको पानी वानी देते रहो, आप देखोगे कि आपके पास धनिया पत्ता आ जाएगा, यानी कि पेड़ आ जाएंगे उसके, करेक्ट। तो अब बहुत से प्लांट्स होते हैं जहाँ पर सीड्स होते हैं, बट कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस तो करते हैं बट वो सीडलेस होते हैं, वहाँ पर सीड्स नहीं होते हैं। तो ये भी हो जाता है एक बेसिस टू क्लासीफाई। अच्छा, अब अगर सीड्स हैं तो क्या वो सीड्स कवर्ड हैं या फिर वो सीड्स नेकेड हैं, इसके बेसिस पे भी हम क्लासीफाई कर देते हैं। तो इस तरीके से कई सारे बेसिस है जिसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ विच हम प्लांट्स को फर्दर सब क्लासीफाई करते हैं। तो चलो देखते हैं सब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटे। तो चलो देखते हैं सब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटे। तो सबसे पहले तो हम प्लांटे को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला कैटेगरी वो जहां पर प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, यानी कि इस तरह के प्लांट्स में हमें रूट्स, लीव्स ये सब अलग अलग से नहीं दिखते हैं, और इस तरह के प्लांट्स को हम कहते हैं थैलोफाइटा,
ठीक है। और ऑब्वियसली जो दूसरा कैटेगरी है वो वैसे प्लांट्स हैं जहाँ पर प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है, यानी कि रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारे पार्ट्स हमें अलग अलग से दिखते हैं। अब इस तरह के प्लांट्स को हम फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ऐसा कैटेगरी जहाँ पर वास्कुलर टिश्यू नहीं होता है, दूसरा वैसा कैटेगरी जहाँ पर वास्कुलर टिश्यू होता है। अब वास्कुलर टिश्यू क्या होता है? ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो प्लांट्स के अंदर वाटर, मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं पूरे प्लांट बॉडी के अंदर। अब यस, यू आर राइट, इनके बिना भी प्लांट सरवाइव करते हैं। यस, तो इसीलिए जो कैटेगरी विदाउट वास्कुलर टिश्यू है उनको हम कहते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है। अब जिनमें वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनको हम फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो है टेरिडोफाइटा एंड फेनेरोगैम्स। जो टेरिडोफाइटा होता है वो क्या होते हैं? ये ऐसे होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होता है। थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट में सीड्स हो, कुछ प्लांट सीड्स के बिना भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वैसे प्लांट्स हैं टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैम्स ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पर सीड्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगर कहानी को आगे बढ़ाएं तो जिन प्लांट्स में सीड्स पाए जाते हैं इनमें भी दो कैटेगरीज हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में होता है नेकेड सीड्स, यानी कि सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, और एंजियोस्पर्म्स में होता है कवर्ड सीड्स। यस, अब एंजियोस्पर्म्स जिन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, इनको हम फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो है डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ठीक है, डाइकॉट, डाई बोले तो टू, कॉट कहाँ से आ रहा है? कॉटिलेडन से, यानी कि इस तरह के प्लांट्स में जो सीड लीव्स हैं या फिर जो कॉटिलेडन्स हैं वो दो हैं, तो ये डाइकॉट हो गए। और जिनमें एक ही कॉटिलेडन है या फिर एक ही सीड लीव है उसे हम कहते हैं मोनोकॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्लांटे का पूरा क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो भाई अब प्लांटे का सब क्लासिफिकेशन तो देख लिया, बट सवाल ये उठता है कि हमारे इस पूरे लेसन में एजेंडा एग्जैक्टली है क्या? तो इस पूरे लेसन के अंदर हम कवर करने वाले हैं अबाउट थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फेनेरोगैम्स, जिसके अंदर हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि एंजियोस्पर्म्स को हम सिर्फ ऊपर ऊपर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं कहानी थैलोफाइटा की। तो फटाफट से मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि क्या आप सभी लोग तैयार हो मेरे साथ अब इस पूरे प्लांट किंगडम को खत्म करने के लिए? अगर रेडी हो तो फटाफट से कॉमेंट में लिख के बताओ कि यस वी आर रेडी, यस आई एम रेडी। ठीक है, तो चलो इसी के साथ शुरुआत करेंगे थैलोफाइटा की। और थैलोफाइटा में सबसे पहली बात मैं क्या बताने वाली हूं कि यहाँ पर बॉडी डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट। यस, तो यहाँ पर आपको अलग से रूट, अलग से लीव्स, ये चीज़ें नहीं दिखती है। बॉडी डिफरेंशिएटेड होता ही नहीं है थैलोफाइटा में। ठीक है, तो ये तो इसकी पहली बात हो गई। दूसरी बात कि भाई इसमें किस तरह के जगहों में हमें ये थैलोफाइटा देखने को मिलते हैं? सो द आंसर इज मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट। मतलब एक्वेटिक हैबिटेट में एग्जैक्टली कैसा हैबिटेट अभी हम डिस्कस करेंगे, बट पानी का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन थैलोफाइट्स के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी आता है अंडर थैलोफाइटा। अब जैसे ही मैंने ये बोला, बहुत से बच्चों के दिमाग की घंटी बजी कि अच्छा, अभी मुझे याद आ रहा है कि जब हमने मोनेरा किंगडम पढ़ा था तो मैम ने बताया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो मोनेरा में आता है। जब हमने प्रोटिस्टा पढ़ा था तब मैम ने कहा था कि कुछ रेड और ब्राउन एल्गी जो है वो प्रोटिस्टा में आते हैं। अब मैम कह रही हैं कि जो ग्रीन एल्गी है वो आता है प्लांटे में या फिर थैलोफाइटा में, टू बी मोर प्रिसाइज। बट ऐसा कैसे कि जो एल्गी है वो कुछ एल्गी मोनेरा में है, कुछ एल्गी प्रोटिस्टा में है, तो कुछ एल्गी प्लांटी में भी है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो एल्गी की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इनके जो ट्रेट्स हैं, इनके जो कैरेक्टर्स हैं, ये मोनेरा किंगडम से ज़्यादा सिमिलर हैं। उसी तरह से जब हम डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स की बात कर रहे थे, राइट, जब हम रेड ब्राउन एल्गी की बात कर रहे थे तो वो कुछ ऐसे एल्गी थे जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटिस्टा किंगडम से ज़्यादा सिमिलर थे। और अब जब हम ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई, ये तो प्लांट किंगडम के साथ ही अलाइंड है। इसी वजह से ये प्लांटे के अंदर आता है, और प्लांटे के अंदर भी, टू बी मोर प्रिसाइज, ये थैलोफाइटा के अंदर आता है।
ठीक है। अब ग्रीन एल्गी आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास कभी ना कभी, रियल लाइफ में ही देखा होगा आई गेस। बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे तालाब वगैरह के ऊपर ना एक लेयर सी आ जाती है ग्रीन कलर की, राइट, एक एल्गी का लेयर आता है। अगर आप उस लेयर को बड़े ध्यान से देखो तो क्या उसमें आपको अलग से रूट, अलग से स्टेम, अलग से लीव्स दिखती हैं? नहीं दिखती हैं, क्योंकि इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं। इसी वजह से तो ये थैलोफाइटा के अंदर आते हैं, है ना। तो ये होते हैं थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी, ठीक है। हालांकि अभी एल्गी के ऊपर हम थोड़ा सा और डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। एक और ख़ास बात थैलोफाइटा में ये होती है कि इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हिडन होता है, और इसे हम कहते हैं क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी बोले तो क्रिप्टो वर्ड का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, गैमी का मतलब होता है मैरिज। मैरिज कहाँ से आ गया यार? जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं इट इज लिंक्ड टू मैरिज। मैरिज बोले तो यूनियन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमिट, और उसी से होता है रिप्रोडक्शन। तो उस सेंस में इसको हम गैमी से रिलेट कर दे रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो थैलोफाइटा होते हैं इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किसी दूसरे छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर छुपे हुए होते हैं, इसीलिए इनमें पाया जाता है हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और इसे हम कहते हैं क्रिप्टोगैमी। तो चलो बच्चों, अब हम लोग स्पेंड करेंगे कुछ टाइम टू डिस्कस अबाउट एल्गी इन डिटेल। थैलोफाइटा का तो हमने देख लिया बेसिक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। थैलोफाइटा का एग्जाम्पल जो कि ग्रीन एल्गी है, अब इन एल्गी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि भाई कहाँ रहते हैं, क्या न्यूट्रिशन होता है, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं इनके। तो ये सारी बातें अभी हम लोग तसल्ली से करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? ये क्या है? ये थैलोफाइट्स हैं। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि इनके बॉडी का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। दूसरा, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना खाना ये खुद बनाते हैं। एग्जैक्टली। तीसरा, अगर हम इनके फॉर्म्स की बात करें, एज इन अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, मतलब हमें ऐसी एल्गी भी देखने को मिलती हैं जो सिंगल सेल्ड हैं, एक ही सेल से बने हैं। ये फिलामेंटस हो सकते हैं, यानी कि ऐसे एल्गी भी हमें देखने को मिलेगा जिनका बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो पतले पतले फिलामेंट्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। ऐसे एल्गी भी हो सकते हैं जो कॉलोनियल हैं, यानी कि बहुत सारे एल्गी साथ में मिल करके ग्रुप में या फिर एक कॉलोनी बना के रहते हैं, राइट। तो इस तरह के सभी फॉर्म्स में एल्गी हमें देखने को मिलते हैं। चौथा, अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट इनका मोस्टली एक्वेटिक होता है, पानी का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। अब ये एक्वेटिक फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मैराइन भी हो सकता है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि यार पूरा पानी ही पानी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर सॉइल है बट वो मॉइस्ट है, यानी कि उसमें वाटर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर भी एल्गी पाया जा सकता है। अगर वुड है बट वो मॉइस्ट है, यानी कि वहाँ पर वाटर है, तो वहाँ पर भी एल्गी पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये थे एल्गी के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम कुछ 5-6 एल्गी के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे कि भाई उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन, एक एडवाइस आप सभी के लिए रहेगा कि इन एग्जाम्पल्स को रटने की बजाय आप ये करो, हर एक एल्गी के स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में छाप लो, मतलब उसकी तस्वीर को अपने दिमाग में छाप लो। अगर आपको उसकी तस्वीर याद रहेगी ना तो वो तस्वीर ही आपको सब कुछ याद दिला देगी उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो चलो शुरुआत करेंगे वॉल्वॉक्स के साथ। वॉल्वॉक्स है हमारा एल्गी का पहला एग्जाम्पल, और वॉल्वॉक्स कुछ यूं बॉल की जैसा दिखता है। याद कैसे रखेंगे इस स्ट्रक्चर को, इस इमेज को, इस फोटो को कैसे याद रखेंगे? वॉल्वॉक्स किस वर्ड से आ रहा है? वॉल्वो है इसमें छुपा हुआ। वॉल्वो एक ब्रांड होता है, इसकी गाड़ियाँ आती है, काफ़ी महंगी होती है ये गाड़ी। और अगर आप वॉल्वो के लोगो को देखो तो इसका जो लोगो है वो भी सर्कल के फॉर्म में है। उससे आप याद रख सकते हो कि भाई वॉल्वॉक्स की जो तस्वीर है वो भी सर्कल जैसा दिखता है, ठीक है। अब इस सर्कल पे थोड़ा फोकस और करो तो इसमें देखो क्या दिखेंगे, छोटे 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 गोल 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 सेल्स हैं जो कुछ लाइंस से इंटरकनेक्टेड है, राइट। तो ये जो लाइंस हैं ये ब्रिजेस हैं, राइट। तो बेसिकली ये कैसे एल्गी, किस तरह का एल्गी है? ये एक कॉलोनियल एल्गी है जहाँ पर बहुत सारे सेल्स जो हैं एक दूसरे से ब्रिजेस से कनेक्टेड हैं और इस तरीके से वो एक कॉलोनी बना रहे हैं। और इन ब्रिजेस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज अ पेरेंट कॉलोनी। इंटरेस्टिंगली आपको इस पेरेंट कॉलोनी के अंदर छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं, राइट, उनको हम कहते हैं डॉटर कॉलोनीज। तो एक पेरेंट कॉलोनी के अंदर छोटे छोटे डॉटर कॉलोनीज भी देखने को मिलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कॉलोनियल एल्गी का एक एग्जाम्पल दे दो, तो वॉल्वॉक्स इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, विच इज क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस जो है ये एक यूनिसेल्यूलर एल्गी है। एग्जैक्टली, यू हर्ड दैट राइट। ये एक ऐसा एल्गी है जिसमें एक ही सेल है और वो सेल कुछ ऐसा दिखता है। अब देखो अगेन, अगर ये तस्वीर दिमाग में छप गई कि भाई क्लेमाइडोमोनस मतलब ये वाली तस्वीर, तो तस्वीर देखते ही सारी प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ जाएंगी। जैसे कि इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, यार दिख रहा है ऊपर 2 फ्लैजेला निकला हुआ है, राइट हमें दिख रहा है साफ साफ कि इस सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, राइट साफ साफ दिख रहा है कि इस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेंटर वाले रीजन पे देखो, स्लाइटली पिंकिश शेड में जो रीजन है, दैट इज द न्यूक्लियस, राइट। तो इस तरह से जैसे ही हमारे सामने तस्वीर आ जाती है, तो वो तस्वीर ही हमें उस पर्टिकुलर एल्गी के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन बता जाती है। तो चलो आगे बढ़ेंगे अगले एग्जाम्पल्स की तरफ। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स एक फिलामेंटस एल्गी है। इसकी तस्वीर कुछ यूं है, देखो पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिलामेंट जैसा इसका स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये फिलामेंटस एल्गी है, ऑफ कोर्स। ठीक है, अब अगर इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा और मैग्नीफाई करके थोड़े पास से देखें, तो हम देखते हैं कि यार इसका जो एपिकल सेल है, मतलब इसके टिप के पास, एपेक्स के पास जो सेल है, वो सेल देखो ऐसे राउंडेड है ना। और इसका बेस के पास जो सेल है, यानी कि जो बेसल सेल है, वो थोड़ा लंबा है, यानी कि वो एलोंगेटेड है। ठीक है, और अगली बात क्या दिख रही है, ये ग्रीन कलर का है, जो हमें ये बता रहा है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और इसके प्रेजेंट होने की वजह से ही ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, सो दैट इज अबाउट यूलोथ्रिक्स। अब आप पूछोगे कि मैम यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर ये वाला होता है या यूलोथ्रिक्स की तस्वीर ये वाली होती है, ये याद कैसे रहेगा। यू से यूलोथ्रिक्स, यू को उलट दो तो शेप आ गया ऐसा। अब देखो यूलोथ्रिक्स का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप के शेप में है, हल्का सा एक मेमोरी ट्रिक जस्ट आपको याद दिलाने के लिए। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल विच इज स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा ये क्या है, ये भी एक फिलामेंटस एल्गी है। देखो अंदर पतले 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं हमें, बिल्कुल दिख रहे हैं, तो ये भी फिलामेंटस है। और यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि इसमें अगर आप देखोगे ना, जो सेल्स है ना, एक सेल अगला सेल उसके अगला सेल, एक के बाद एक कनेक्टेड हैं ये सारे सेल्स। ठीक है, तो स्पायरोगायरा की ऐसी अरेंजमेंट होती है। ये भी ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरल मैनर में प्रेजेंट है, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्पायरोगायरा। यस, अच्छा अगर इसके सेल वॉल की बात करें, तो भाई सेल वॉल जो है ना, उसमें आउटर लेयर, सेल वॉल का जो बाहर का लेयर है वो पेक्टिन से बना है, और जो इनर लेयर है वो सेल्यूलोज से बना है। तो सेल्यूलोज और पेक्टिन का कॉम्बिनेशन अपने आप में ही सेल वॉल को काफ़ी रिजिड और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगला एग्जाम्पल है अल्वा। अल्वा जिसे सी लेट्यूस भी कहा जाता है। लेट्यूस के पत्ते सबको पता ही है, तो अल्वा के स्ट्रक्चर को याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए। इनफैक्ट लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये जो अल्वा है ये एडिबल होता है। यस, इसी वजह से इसे सैलड लीव्स भी कहा जाता है। ये ऑब्वियसली मैराइन हैबिटेट में पाया जाता है, और ये रॉक्स से अटैच होके ग्रो कर जाते हैं। ग्रीन है, क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया जाता है। अब आ गए हैं हम हमारे अगले एग्जाम्पल में, विच इज क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा जिसे रिवर बेड भी कहा जाता है। इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए क्या आप लोग तुरंत इंस्टेंटली मुझे बता सकते हो कि ये किस फॉर्म का एल्गी है? ये फिलामेंटस है या फिर कॉलोनियल है, किस फॉर्म का है? फिलामेंटस, एग्जैक्टली, क्योंकि हमें साफ साफ इसमें पतले पतले फिलामेंट लाइक या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो ये एक फिलामेंटस एल्गी है। इनफैक्ट अगर क्लैडोफोरा की बात करें तो ये भी एडिबल होते हैं इन सम रीजन्स। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है इन केस ऑफ एल्गी, और शुरुआत करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे तरीके हैं, तो पहला तरीका जो हम पिक करेंगे दैट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन नाम से पता चलता है कि यहाँ पर हमारा जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो टुकड़ों में यानी कि फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, और हर एक फ्रैगमेंट कैन गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। यही होता है सीधा साधा फ्रैगमेंटेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में जैसे आप देख सकते हो
लो कि एक ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट गया और हर एक फ्रैगमेंट कैन गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये जितने नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं दे आर क्लोन ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला तरीका। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा मेथड विच इज मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, मल्टीपल बोले तो बहुत बार, मेनी टाइम्स, फिशन बोले तो स्प्लिटिंग, बहुत बार स्प्लिटिंग। ओके, सो मल्टीपल फिशन हमें कहाँ देखने को मिलता है? एग्जाम्पल है क्लामाइडोमोनास। जैसे ही क्लामाइडोमोनास बोला, दिमाग में इसका पिक्चर चमका कि नहीं? नहीं चमका। चलो देखो 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 देखो, फटाफट से देखो कैसा दिखता है क्लामाइडोमोनास। ऐसा ही दिखता है ना? ये यूनिसेल्युलर होता है, हमने पढ़ा था। ग्रेट। तो अब ये क्लामाइडोमोनास का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? अनफेवरेबल सिचुएशंस में, अनफेवरेबल कंडीशंस में इनके बाहर एक लेयरिंग बन जाती है जिसे हम कहते हैं सिस्ट। सिस्ट फॉर्मेशन होता है। मतलब यूँ समझ लो जैसे जब बाहर मौसम खराब होता है या फिर मान लो आप बाहर हो और बारिश होने लग गई, तो आप क्या करते हो? तुरंत फटाफट से अम्ब्रेला खोल लेते हो। तो ये जो अम्ब्रेला है ये हमें बाहर के अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक उसी तरीके से ये जो हमारा एल्गी है इसके बाहर एक सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान। लेकिन इस सिस्ट के अंदर बैठा जो क्लामाइडोमोनास है ये क्या करता है? इसका जो न्यूक्लियस है ये स्प्लिट करता है, वो भी बहुत बार। रिपीटेडली न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट करता रहता है, जिसकी वजह से ढेर सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, राइट। और उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं तो फिर ये सिस्ट टूट जाता है और ये अंदर जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स बने हैं वो सारे रिलीज हो जाते हैं, बिकॉज इवेंचुअली ये जितनी भी स्प्लिटिंग हुई है ये सारे जो है एक एक नए ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो इस तरीके से एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से हमें मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं। सो दैट इज मल्टीपल फिशन। तीसरा तरीका स्पोर फॉर्मेशन। एग्जैक्टली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जू स्पोर्स। यस, और ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं, यानी कि ये मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्लैजेलेटेड होते हैं, इनमें फ्लैजेला होता है जिसकी वजह से ये मोटाइल होते हैं। और इन जू स्पोर्स की खास बात ये होती है कि ये जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलता है तो ये जर्मिनेट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। अब आप ये पूछ ही सकते हो कि मैम जू स्पोर्स जो है ये कौन प्रोड्यूस करता है? तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ज़ूस्पोरेंजियम, और ज़ूस्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है ज़ूस्पोर्स। ठीक है, तो मतलब अगर पूरे प्रोसेस को समराइज करें तो कुछ ऐसा होता है कि लेट अस सपोज कि ये एक मैच्योर एल्गी है। ठीक है, अब इस एल्गी के का कोई पार्ट है ज़ूस्पोरेंजियम जो ज़ूस्पोर्स रिलीज करता है, और ये ज़ूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं जब ये फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट करते हैं तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। अब ये नया ऑर्गेनिज्म अगेन विल बी केपेबल, किसके केपेबल होगा? इसमें ज़ूस्पोरेंजियम होगा। एग्जैक्टली, और फिर ये ज़ूस्पोर्स रिलीज करेगा, तो एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो प्यारे बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अब बारी है देखने की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। जैसे ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं तो वहां पर किसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है? बताओ बताओ बताओ, फटाफट से बताओ। गैमेट्स का। एग्जैक्टली, गैमेट्स बोले तो सेक्स सेल्स। एग्जैक्टली, तो दो गैमेट्स होते हैं और ये दो गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है, एंड दैट्स ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एल्गी के अंदर हमें 3 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस, ऊगैमस। एक एक करके तीनों को समझेंगे। सबसे पहला आइसोगैमस। आइसो बोले तो सेम या सिमिलर, गैमस बोले तो गैमेट्स। मतलब ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहां पर जो दोनों ही गैमेट्स हैं, जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों ही हैं, दोनों सिमिलर या फिर सेम साइज के हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये गैमेट्स मोटाइल है या नॉन मोटाइल, लेकिन दोनों गैमेट्स का साइज सेम होना चाहिए, तो उसे हम आइसोगैमस कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा के केस में जो दोनों गैमेट्स होते हैं वो होते हैं सेम साइज के। हालांकि स्पायरोगायरा के केस में जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, बट वो सेम साइज के होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम क्लामाइडोमोनास की बात करें तो क्लामाइडोमोनास के कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जहां पर गैमेट्स सेम साइज के होते हैं बट ये मोटाइल होते हैं, यानी कि ये मूव कर पाते हैं, राइट। बट ये दोनों ही जो है आइसोगैमस कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि आइसोगैमस होने के लिए सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स को सिमिलर साइज का होना है।
ठीक। दूसरा टाइप है एनाइसोगैमस। मुझे तो लगता भी नहीं है कि मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि एनाइसोगैमस क्या होगा। जहां पर गैमेट्स डिसिमिलर हो, सिमिलर ना हो। एग्जैक्टली एग्जाम्पल के तौर पर अगेन क्लैमाइडोमोनास के ही कुछ ऐसे स्पीशीज भी हैं जहां पर गैमेट्स डिसिमिलर हैं, जहां पर गैमेट्स डिफरेंट साइजेस के हैं, तो वो हो जाएगा एनाइसोगैमस। वैसे यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न क्रिएट हो। क्लैमाइडोमोनास जो है ये एक जीनस है, तो इस जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों को लग सकता है कि भाई आइसोगैमस में भी मैम ने क्लैमाइडोमोनास का नाम लिया, एनाइसोगैमस में भी क्लैमाइडोमोनास का नाम लिया। वो इसलिए क्योंकि क्लैमाइडोमोनास में कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जहां पर आइसोगैमस होता है, कुछ ऐसे स्पीशीज भी हैं जहां पर एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक, तो अब चलते हैं तीसरे टाइप पर, विच इज oogamous। oogamous क्या होता है? oogamous जो है इसमें ऐसा होता है कि एक गैमेट लार्ज और नॉन मोटाइल होता है, दूसरा गैमेट स्मॉल और मोटाइल होता है। मतलब यहां पर साइज के साथ साथ इनकी मोटिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब एक बड़ा और नॉन मोटाइल। बड़ा है तो ऑब्वियसली वो इधर उधर भागने का उसका मूड नहीं है, तो बड़ा है और नॉन मोटाइल। दूसरा छोटा है और मोटाइल है। ठीक है, तो जैसे ही हम इस सिचुएशन को सोचते हैं तो आई थिंक ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद आ जाता है, क्योंकि ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जो मेल गैमीट होता है स्पर्म, वो छोटा होता है लेकिन मोटाइल होता है। जो फीमेल गैमीट होता है यानी कि एग, वो बड़ा होता है लेकिन नॉन मोटाइल होता है ना। तो इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं oogamous। तो oogamous हमें कौन से एल्गी में देखने को मिलता है? वॉल्वॉक्स में देखने को मिलता है। चलो फटाफट से एक क्वेश्चन टाइम हो जाए। वॉल्वॉक्स पिक्चर दिमाग में सेट हुआ, दिमाग के सामने पिक्चर आया कि नहीं आया? वॉल्वॉक्स, वॉल्वो का कैसा होता है लोगो? सर्कल, एग्जैक्टली। सो दिस इज वॉल्वॉक्स, जो कि कॉलोनियल फॉर्म में देखने को मिलते हैं। राइट, तो वॉल्वॉक्स में oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता क्या है? कहानी में होता है एक मेल गैमिट जिसे हम कहते हैं एंथेरोजॉइड। कहानी में होती है एक फीमेल गैमिट जिसे हम कहते हैं एग। इन दोनों का होता है फ्यूजन जिससे बनता है जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं कुछ स्पोर्स जिसे हम कहते हैं जू स्पोर्स, और ये जू स्पोर्स जर्मिनेट करके बना देते हैं एक नया ऑर्गेनिज्म, या फिर अगर वॉल्वॉक्स की बात करें तो उसके केस पे बना देता है एक नया कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। अब भाई एल्गी के बारे में बच्चों हम इतनी सारी बातें पढ़ रहे हैं, तो ये भी जान लेते हैं कि एल्गी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है एल्गी का, है ना। तो कई सारे इंपॉर्टेंस हैं, जिसमें से सबसे पहला है ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है ऑन अर्थ। मतलब हमारे अर्थ में अब एल्गी जो है, मैंने बताया था कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं, है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस जब परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, राइट। तो इसका मतलब अर्थ में पाए जाने वाले काफ़ी सारे कार्बन डाइऑक्साइड को ये भी यूज़ करते हैं। तो इन अ वे ये अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाए रखते हैं, क्योंकि अगर ये ना हो तो शायद अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा और एक्सेस में हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करके रखने में ये एक तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दूसरा इनका सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऐड करते हैं। कैसे? फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और बनता क्या है? प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स होता है ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस है इनकी? भाई ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। बहुत सारे एल्गी हैं जो एडिबल होते हैं। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे भी होते हैं विच आर वेरी 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 हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। इनफैक्ट ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से लोगों को जिनके बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उन्हें कुछ कुछ एल्गे दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, जैसे कि क्लोरेला, स्पाइरुलिना। ये कुछ ऐसे एल्गी हैं विच आर वेरी हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। इतना ही नहीं, इनका अपना एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चर में भी ये काम आते हैं, जैसे कि आइसक्रीम्स, जेलीज, इनके मैन्युफैक्चर में काम आते हैं। अब आप पूछोगे कैसे? तो वेल, एक एल्गी होता है जिसका नाम है ग्रेसिलैरिया, जेलीडियम ग्रेसिलैरिया। ये अगार
प्रोड्यूस करने में मदद करता है, इससे हमें अगार मिलता है और अगार को हम एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर आइसक्रीम्स एंड जेलीज। तो इस तरीके से एल्गी जो है आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने के भी काम आते हैं। तो चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे सब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी को हम फर्दर कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो एल्गी का जो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। यस, यू हर्ड दैट राइट। हम देखेंगे कि सारे एल्गी ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, हमें कुछ ऐसे एल्गी भी देखने को मिलेंगे जिनका कलर ग्रीन के अलावा कुछ और भी होता है। सो बेस्ड ऑन देयर कलर हम इन्हें तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये कलर अलग अलग क्यों होते हैं। सो दैट इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स। अलग अलग टाइप के एल्गी की बॉडी में हमें अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स मिलते हैं और इन पिगमेंट्स की वजह से ही इनका जो कलर है वो अलग अलग होता है। तो चलो फटाफट से बात करेंगे हम अबाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। यहाँ पर हम मेजरली दो ही पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे, पहला क्लोरोफिल और दूसरा कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल क्या होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, हम सबको पता है। प्रीडोमिनेंटली ये लीव्स में पाए जाते हैं, बट सवाल ये उठता है कि ये ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, राइट। तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को अगर आप देखो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो स्ट्रक्चर के डिटेल में नहीं जाना है हमें। तो क्लोरोफिल की जो प्रॉपर्टी की बात मैं कर रही थी, जैसा हमें पता है कि जो हमारा विजिबल लाइट जो होता है वो एक्चुअली क्या है, दिखने में तो वो वाइट लाइट लगता है बट वो एक्चुअली सेवन डिफरेंट कलर्स से बना होता है, राइट। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये हमारा जो स्पेक्ट्रम है लाइट का। अब हम ये नोटिस करते हैं क्लोरोफिल एज अ पिगमेंट जो है ये वायलेट वाले एंड और रेड वाले एंड के कलर्स को तो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन बीच वाले रीजन के कलर्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है। अब बीच वाले रीजन में कौन से कलर है, ध्यान से देखो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मतलब ग्रीन जो है वो मिडिल रीजन में है और ग्रीन को ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। चूंकि एब्जॉर्ब नहीं करता है तो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होता है, ग्रीन कलर ट्रांसमिट होता है और इस वजह से हमें जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होता है वो चीज़ हमें ग्रीन कलर की दिखती है। और जैसा कि मैंने बताया कि क्लोरोफिल प्रीडोमिनेंटली लीव्स में पाए जाते हैं एंड दैट्स व्हाई लीव्स आर ग्रीन इन कलर। ठीक है। अच्छा, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो भाई क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड सो ऑन। हालांकि इनके डिटेल में हम फिलहाल तो नहीं जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला पिगमेंट विच इज कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स का जो कलर होता है वो येलो, ऑरेंज, रेड इस रेंज में होता है, राइट। अब ये क्यों होता है वो आपको पता ही है। इसका मतलब ये जो वायलेट वाला जो साइड है उसको एब्जॉर्ब करते हैं बट ये रेड वाले साइड को ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, ये प्रीडोमिनेंटली पाए जाते हैं फ्रूट्स और फ्लावर्स में। अब ज़रा सोच के देखो, सनफ्लावर येलो कलर का, रोज़ रेड कलर का, मैंगो येलो कलर का, कैरेट्स ऑरेंज कलर का। तो आप देखोगे कि काफ़ी सारे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जो हैं वो येलो, ऑरेंज, रेड इस तरह के कलर्स में देखने को आपको मिलते हैं एंड दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स। ठीक, अब इस कैरोटीनॉइड्स के अंदर भी कई सारे पिगमेंट्स होते हैं, मतलब कैरोटीनॉइड्स कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे पिगमेंट्स फॉल करते हैं, जैसे कैरोटीन जो कि प्योर कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ज़ैंथोफिल जो कि कैरोटीनॉइड है विथ ऑक्सीजन। इनफैक्ट इसके अलावा भी कई सारे और पिगमेंट्स हैं जो कैरोटीनॉइड्स कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, तो चलो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया पिगमेंट्स का। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अबाउट क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो चलो अब शुरुआत करेंगे क्लोरोफाइसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। सबसे पहले ये ग्रीन एल्गी होते हैं। ग्रीन होते हैं इसका मतलब ही इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ऑफ कोर्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बना पाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली फ्रेश वाटर होता है इनका हैबिटेट, हालांकि ये सॉइल में या ट्री बार्क में भी पाए जाते हैं। फॉर्म की अगर बात करें तो ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। और इन सब के एग्जांपल्स मैं आपको पहले बता चुकी हूं, तो करेंगे रिकैप। बताओ मुझे एक एग्जांपल यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी का। क्लैमाइडोमोनास, एग्जैक्टली। बताओ मुझे एग्जांपल कॉलोनियल ग्रीन एल्गी का। एंड देन आंसर इज वॉल्वॉक्स, एग्जैक्टली। फिलामेंट्स जो थ्रेड लाइक फिलामेंट वाले स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलता है, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, एग्जैक्टली। और ये सारे अगर आप देखो तो सब ग्रीन कलर के होते हैं। इनफैक्ट ये सारे एग्जाम्पल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे फॉल करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ
क्लोरोफाइसी। अब बात करते हैं क्लोरोफाइसी के स्ट्रक्चर की। तो अगर इसके सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल 2 लेयर्स का होता है। जो बाहर वाला लेयर है वो पेक्टिन से बना होता है, जो अंदर वाला लेयर है वो सेल्यूलोज से बना होता है। और पेक्टिन और सेल्यूलोज का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जिससे इनको स्ट्रेंथ भी मिलता है, रिजिडिटी भी मिलती है और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट की, ऑफ कोर्स क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट होते हैं। और मजेदार बात यह है कि क्लोरोप्लास्ट का जो अरेंजमेंट है ना वो काफ़ी अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट रहता है अलग अलग क्लोरोफाइसी में। जैसे अगर स्पाइरोगाइरा की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है वो रिबन के फॉर्म में है और वो भी ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड है। अगर क्लामाइडोमोनास की बात करें तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो कप शेप्ड है। अगर हम बात करें क्लोरेला की तो क्लोरेला में जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्क शेप्ड में है। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ऑफ कोर्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनफैक्ट एक और चीज प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स स्टोरेज बॉडीज होती हैं जो प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करती हैं। अब बारी है क्लोरोफाइसी के रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने की। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमें फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था कि भाई एक ऑर्गेनिज्म जैसे मान लो स्पाइरोगाइरा जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है और हर एक फ्रैगमेंट कैन गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। दूसरा मेथड स्पोर फॉर्मेशन, जहां पर एसेक्सुअल स्पोर्स जिन्हें हम जू स्पोर्स कहते हैं वो जर्मिनेट करके नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों ही चीज हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो क्लोरोफाइसी के अंदर हमें आइसोगैमस, एनआइसोगैमस, ओगैमस ये तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं और ये तीनों टाइप मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ थोड़ी ही देर पहले। तो चलो बच्चों अब शुरू करते हैं कहानी फियोफाइसी की। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होते हैं, ये ब्राउन कलर के होते हैं। ब्राउन कलर कौन देता है? ऑफकोर्स इनके अंदर कुछ तो ऐसा पिगमेंट होगा जो इन्हें ब्राउन कलर देता है। हैबिटेट इनका मोस्टली मैराइन होता है। ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं या फिर जैसे ट्रीज में ब्रांचेस होते हैं ना उस तरह के ब्रांच्ड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इसके 3 एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ विच इज लैमिनारिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। ठीक है, अब सारे नए नाम आ गए एकदम से सामने और मैं पहले ही ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि जैसे ही हम ये अलग अलग ग्रुप्स की बात करेंगे सभी जगह ना ऐसे नए नए नाम आएंगे आपके सामने एग्जाम्पल्स के तौर पर। तो बहुत बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार अगर किसी ने रैंडमली पूछ लिया फ्यूकस बताओ ये फियोफाइसी है कि रोडोफाइसी है, तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि भाई ये किसका एग्जाम्पल था, है ना। तो इसीलिए जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा मैं कुछ ऐसे साधारण सा मेमोरी ट्रिक देती चलूँगी जिससे आपको ये याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो कि कौन किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही छोटा सा मेमोरी ट्रिक दे देती हूँ। फियोफाइसे, फ से फियोफाइसे, फ से फ्लड, FLD, हमारा FLOOD वाला फ्लड नहीं, फ्लड FLD, F से फ्यूकस, L से लैमिनारिया और D से डिक्टियोटा। तो FLD जो है ये फियोफाइसे के एग्जाम्पल्स है। ठीक, चलो अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो फ्यूकस जो होता है ये जनरली पाया जाता है रॉकी सी शोर में। आपने देखे होंगे बहुत सारे समुद्र के किनारे में बहुत सारे रॉक्स होते हैं, तो रॉकी सी शोर में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इनमें आयोडीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से थायराइड या फिर थायराइड रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट में ये काफ़ी काम आता है। तो मतलब ये समझ लो आप एक मेडिसिन की तरह यूज़ होता है थायराइड डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए। ठीक है, लैमिनारिया एक ब्राउन सीविड है। इनफैक्ट बहुत से एशियन कंट्रीज़ में इसे एक फूड की तरह यूज़ किया जाता है, इसे खाया जाता है। यस, एंड फाइनली डिक्टियोटा जो है ये भी एक ब्राउन सीविड है। इसके अंदर इतने सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका बहुत हाई मेडिसिनल वैल्यू होता है कि बहुत तरह के मेडिसिन बनाने के लिए डिक्टियोटा को यूज़ किया जाता है। तो चलो अब बात करेंगे फियोफाइसी के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से और सेल वॉल के बाहर एक कवरिंग होती है जो कि एल्गिन से बना होता है। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना इसको कंपेयर करते चलेंगे ताकि आपके दिमाग में भी ना एक रिवीजन होता रहे। क्लोरोफाइसी के केस में सेल वॉल का क्या सीन था? 2 लेयर का सेल वॉल था, वहां बाहर पेक्टिन था, अंदर सेल्यूलोज था। यहाँ पर सेल्यूलोज है और सेल्यूलोज के बाहर एक कोटिंग है एल्गिन की।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ऑफ कोर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वही है कि क्लोरोप्लास्ट हर एक अलग अलग फियोफाइसी में उसका अरेंजमेंट या उसका शेप अलग अलग तरीके का होता है। पिगमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, इनफैक्ट ज़ैंथोफिल्स में भी फ्यूकोज़ैंथिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। तो मतलब ये सारे पिगमेंट्स यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन जो मेन लीड रोल प्ले करता है एज इनका जो ब्राउन कलर होता है फियोफाइसी का, वो ब्राउन कलर होता है फ्यूकोज़ैंथिन के प्रेजेंस की वजह से। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें इनके प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनल्स की, तो अगर आप कोई सा भी फियोफाइसी को थोड़ा ध्यान से देखो तो उसमें हमें काफ़ी प्रोमिनेंटली कुछ सेल ऑर्गेनल्स दिखेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस, जैसे कि प्लास्टिड्स, जैसे कि वैक्यूल। ये कुछ प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, तो हम देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक तो होल्ड फास्ट, एक स्टाइप और एक फ्रॉन्ड। होल्ड फास्ट जो है, नाम से पता चल रहा है ये इसे होल्ड करता है। किससे होल्ड करता है? बेस से होल्ड करता है। जैसे नॉर्मली आमतौर पे किसी प्लांट का रूट्स होता है, राइट, रूट्स इसको जड़ से या फिर मिट्टी से होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पर भी ये जो होल्ड फास्ट है, आप समझ लो रूट लाइक स्ट्रक्चर है एक, जो इसे नीचे का जो सरफेस है उससे होल्ड करके रखता है। उसके बाद होता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं स्टाइप, और उसके ऊपर होता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं फ्रॉन्ड। जिस तरह से लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पर भी फ्रॉन्ड जो है हमारा फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। ठीक है। तो किसी भी फियोफाइसी में हमें ये 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। अगर फूड की बात करें तो यहाँ पर फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे कि मैनिटोल, जैसे कि लैमिनारिन। अब आपको इनके केमिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल स्ट्रक्चर पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस इंफॉर्मेशन के लिए आप ये जान लो कि फियोफाइसी में जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है। अब बात करेंगे फियोफाइसी के रिप्रोडक्शन के बारे में, एंड एज यूजुअल सबसे पहले बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीके से हो सकता है। पहला फ्रैगमेंटेशन, सबको पता ही है क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटता है जो नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। दूसरा स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि एसेक्सुअल स्पोर्स बना के भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और आप बताओगे मुझे एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम क्या होता है? जू स्पोर्स, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर खास बात ये होती है कि ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं, ये बाई फ्लैजेलेटेड होते हैं। बाई बोले तो 2, मतलब इनमें 2 लैटरल फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये तो थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पर हमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। और इन तीनों ही टाइप में हम नोटिस करते हैं कि जो फ्यूजन होता है किसके बीच में, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का जो फ्यूजन होता है, ये फ्यूजन कहाँ पे होता है? ये फ्यूजन या तो ऊगोनियम के अंदर होता है या फिर वाटर में होता है। अब आप बोलोगे ये ऊगोनियम क्या है? ऊगोनियम जो है ये वो पार्ट है जो फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करता है या फिर जो एग प्रोड्यूस करता है, राइट, उसे हम ऊगोनियम कहते हैं। अब हमें पता है कि जो मेल गैमिट है वो मोटाइल है, और मेल गैमिट कैसा है, इसमें 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला है, तो ये मोटाइल है। ठीक है। तो एक ऑप्शन होता है कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का जो फ्यूजन है वो ऊगोनियम के अंदर हो। ऊगोनियम मतलब जहाँ पर फीमेल गैमिट प्रोड्यूस हुआ है, या तो उसके अंदर हो सकता है, नहीं तो फिर इनका जो फ्यूजन है ये कहाँ पर होता है? इनका फ्यूजन होता है वाटर में। ठीक है। यहाँ पर एक और छोटी सी खास बात ये भी है कि ये जो गैमेट्स होते हैं ये पियर के शेप में होते हैं। पियर सबको पता ही होगा, फ्रूट। सो पियर शेप्ड होते हैं, इन्हें कहा जाता है पायरीफॉर्म। तो चलो तैयार हैं हम सभी लोग आगे बढ़ने के लिए, और अब हम शुरुआत करेंगे कहानी रोडोफाइसी की। रोडो, रेड से आया है रोडो, ये रेड कलर के होते हैं। और इनको रेड कलर कौन सा पिगमेंट देता है? तो इनमें पाया जाता है एक पिगमेंट जिसे हम कहते हैं फाइकोएरिथ्रिन, और इस पिगमेंट की वजह से ही इनका रेड कलर होता है। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो मोस्टली मैराइन हैबिटेट। इंटरेस्टिंगली हम नोटिस करते हैं कि जो रोडोफाइसी है ये सरफेस पे भी पाए जाते हैं, मतलब पानी के सरफेस पे भी पाए जाते हैं, और डीप इनसाइड वाटर भी पाए जाते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि पानी के सरफेस पे जो है वो पानी का जो सरफेस होता है वो बहुत वेल लिट होता है, वहाँ पर लाइट बहुत होती है, और डीप इनसाइड वाटर जो है वहाँ पर लाइट नहीं होती है। बट इंटरेस्टिंगली रोडोफाइसी ज़्यादा लाइट और कम लाइट वाले दोनों ही रीजन्स में पाए जाते हैं।
ठीक है। अगर इसके सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से। पिगमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी पाया जाता है, साथ ही यहाँ पर पाया जाता है फाइकोएरिथ्रिन, जिसकी वजह से इनका रेड कलर है। फूड स्टोरेज की अगर बात करें तो फूड यहाँ पर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। अगेन फ्लोरिडियन स्टार्च एग्जैक्टली क्या होता है बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए यही समझ लो कि ग्लूकोज पॉलीमर्स से ही बना होता है। ये भी जैसे ग्लाइकोजेन, अमाइलोपेक्टिन होते हैं, कुछ उसी तरह का स्ट्रक्चर फ्लोरिडियन स्टार्च का भी होता है। तो भाई अब बारी है रोडोफाइसी के एग्जाम्पल्स की। तो शुरुआत ही करेंगे मेमोरी ट्रिक के साथ। तो रोड पे कौन खड़े हैं? रोड पे 3 लोग खड़े हैं। रोड पे पॉली, परी, ग्रेसी। रोड पे कौन से 3 लोग खड़े हैं? पॉली, परी, ग्रेसी। पॉली बोले तो पॉलीसाइफोनिया, परी बोले तो पोरफायरा और ग्रेसी बोले तो ग्रेसिलैरिया। तो ये 3 एग्जाम्पल्स पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलैरिया ये हो गए रोडोफाइसी के एग्जाम्पल्स। ठीक है। अच्छा, पॉलीसाइफोनिया की अगर हम बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली मैराइन हैबिटेट्स में ही पाए जाते हैं। ये रेड एल्गी है जो कि काफ़ी वेल ब्रांच्ड है, इसमें ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हमें दिखते हैं। अगर बात करें पोरफायरा की तो इसे कहा जाता है कोल्ड वाटर सीविड। क्यों? क्योंकि ये कोल्ड शैलो सी वाटर में पाया जाता है। ठीक है। इनफैक्ट कई ह्यूमंस इसे फूड की तरह भी यूज़ करते हैं। इनफैक्ट अब आप देखो जैसे जैसे हम एल्गी के अलग अलग एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, कई जगह हम ये कह रहे हैं कि इसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स फूड की तरह यूज़ करते हैं। और जब हम एल्गी के सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पर भी मैंने यही बताया था कि ये बहुत से ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड की तरह काम आते हैं। ठीक है। खैर चलो अब हम चलते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल पे, विच इज़ ग्रेसिलैरिया। ग्रेसिलैरिया को कहा जाता है आयरिश मॉस। ग्रेसिलैरिया इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ग्रेसिलैरिया से हम पाते हैं अगार। अगार जो है पूरे वर्ल्ड में जितना अगार है उसका 90% अगार जो है वो हमें ग्रेसिलैरिया से मिलता है। तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ ना। अगार का क्या काम है? आइसक्रीम्स, जेलीज जैसी चीज़ बनाने के लिए अगार काम आता है। ठीक है। इनफैक्ट ग्रेसिलैरिया जो है इसको काफ़ी ह्यूमंस और इनफैक्ट सेलफिश के लिए भी ये एक तरह का सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है। तो ये है रोडोफाइसी के कुछ एग्जांपल्स। तो चलो अब बात करते हैं रोडोफाइसी के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है स्पोर फॉर्मेशन, जहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स के हेल्प से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और हमें देखने को मिलता है फ्रैगमेंटेशन, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटता है और वो नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब ये सारी बातें पहले डिस्कस हो ही चुकी हैं तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट कि मैं इसको फिर से समझाऊं। oogamous सबको याद है ना, क्या होता है oogamous में? एक गैमेट बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, दूसरा गैमेट छोटा होता है और मोटाइल होता है। ठीक है। दोनों का फ्यूजन होता है और वो फ्यूजन से जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो बच्चों थैलोफाइटा की कहानी तो यहीं खत्म होती है, क्योंकि हमने थैलोफाइटा के अंदर एल्गी और एल्गी के सारे सब क्लासिफिकेशन को अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। तो अब शुरू होगी कहानी ब्रायोफाइटा की। एग्जैक्टली। और ब्रायोफाइटा जैसे कि मैंने बताया था, इनकी क्या खास बात होती है? इनकी सबसे खास बात होती है कि यहाँ पर हमें प्लांट बॉडी का डिफरेंशिएशन दिखता है। यानी कि हालांकि यहाँ पर एक प्रॉपर रूट, प्रॉपर लीफ, प्रॉपर स्टेम भले ही ना हो, लेकिन यहाँ पर हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है। इनफैक्ट ब्रायोफाइटा को कहा जाता है प्लांट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस किसे कहते हैं? हम ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं। और ब्रायोफाइटा की कहानी कुछ ऐसी है कि ये वैसे तो सॉइल में रहते हैं, लेकिन वाटर इनके लिए बहुत क्रूशियल होता है। इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर इज वेरी 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 क्रूशियल। तो इसका मतलब इनको सॉइल और वाटर दोनों ही चाहिए। इस वजह से इन्हें कहा जाता है प्लांट एम्फीबियंस। जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि ब्रायोफाइटा जो है इसके अंदर स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। वास्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज जिनका मेन काम होता है वाटर कंडक्ट करना। चूंकि ऐसे टिश्यूज नहीं होते हैं तो प्लांट के ऊंचाई तक, बहुत ऊंचे तक प्लांट के अंदर पानी या मिनरल्स कंडक्ट नहीं हो पाता है। इनफैक्ट यही कारण है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होते हैं, वो काफ़ी शॉर्ट प्लांट्स होते हैं। इनफैक्ट अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें, ये मोस्टली मॉइस्ट हिली एरियाज में पाए जाते हैं।
इनफैक्ट ब्रायोफाइटा की एक और खास बात है यार कि ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है। सॉइल इरोजन सबको पता ही होगा, जैसे पानी जब पूरे सॉइल को अपने साथ बहा के ले जाए उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। अब आप पूछोगे कि ब्रायोफाइटा इसे रोकता कैसे है, तो ब्रायोफाइटा जो है ना ये सॉइल को कस के पकड़ के रहता है ताकि पानी उसे अपने साथ ले ना जा सके। इस तरीके से ये सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है। अच्छा, अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर भी हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के अंदर हिडन होते हैं। और हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, बताओ बताओ बताओ, क्रिप्टोगैमी। एग्जैक्टली। ब्रायोफाइटा के एग्जांपल्स मॉसेस, हॉर्नवॉर्ट्स, लिवरवॉर्ट्स। इनफैक्ट इन तस्वीरों को देख करके आपको पता लग ही रहा है कि ये टॉल तो बिल्कुल होते ही नहीं है, इनफैक्ट लगभग ग्रासेस के हाइट के होते हैं ये ब्रायोफाइट्स। तो चलो बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया बॉडी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर कोई ट्रू रूट, स्टेम या लीव्स नहीं होते हैं, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर या रूट लाइक स्ट्रक्चर जरूर होते हैं, ठीक है। एक ऐसे ही स्ट्रक्चर के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगी विच इज राइजोइड। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनके जो लोअर एपिडर्मल सरफेस होता है, जो नीचे का जो सरफेस होता है, वहां पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइजोइड्स। अब कहीं पे ये यूनिसेल्युलर राइजोइड्स भी होते हैं, कहीं मल्टीसेल्युलर भी होते हैं, बट इन राइजोइड्स का मेन काम क्या होता है, ये वाटर और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, ठीक है। मतलब एक तरीके से वही काम जो जनरली रूट करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर एक ट्रू रूट नहीं है, बट रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर राइजोइड्स। इतना ही नहीं, राइजोइड्स इन्हें बेस से जुड़ने में भी मदद करता है, मतलब जो जमीन है, जमीन के साथ टू स्टे एंकर्ड टू द सॉइल, उसमें भी राइजोइड्स मदद करता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ब्रायोफाइट्स में आप देखोगे कि प्रॉपर एक लीफ, स्टेम, रूट नहीं है, लेकिन रूट के जैसा, लीफ के जैसे स्ट्रक्चर्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, इनफैक्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी दो मेथड से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला फ्रैगमेंटेशन और दूसरा स्पोर फॉर्मेशन। कोई नई बात नहीं है, सेम मेथड तो वही रहेगा। फ्रैगमेंट्स में टूटेंगे, वही नए ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स रिलीज करेंगे, वो जर्मिनेट होकर नए ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे। अब बारी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ब्रायोफाइट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर एज सच, जैसे आमतौर पर हम प्लांट्स की बात सोचते हैं तो हमें लगता है कि फ्लावर होगा उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या फिर सीड्स होगा नए प्लांट्स बनाने के लिए, बट ब्रायोफाइट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। ना तो यहाँ फ्लावर्स होते हैं, ना ही सीड्स होते हैं। बट आप पूछोगे कि भाई अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब मेल गैमिट, फीमेल गैमिट तो होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये गैमिट्स प्रोड्यूस कौन करेगा, और उसका जवाब है गैमिटोफाइट। तो ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है, जो मेन प्लांट हमको दिखता है, दैट इज द गैमिटोफाइट। और उस गैमिटोफाइट का काम होता है टू प्रोड्यूस गैमिट्स, ठीक है। जो मेल गैमिट होता है उसे हम कहते हैं एंथेरोजॉइड। जो फीमेल गैमिट होता है उसे हम कहते हैं एग। ये छोटे छोटे टर्म्स नोट करते चलो बच्चों, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फीमेल गैमिट इज एग, मेल गैमिट इज एंथेरोजॉइड, ठीक है। मेल गैमिट को प्रोड्यूस करता है मेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम कहते हैं एंथेरिडियम। सो एंथेरिडियम प्रोड्यूस करता है एंथेरोजॉइड, ठीक है। मैचिंग सा नाम है। फीमेल गैमिट यानी कि एग को प्रोड्यूस करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम कहते हैं आर्किगोनियम, ठीक है। आर्किगोनियम प्रोड्यूस करेगा एग, एंथेरिडियम प्रोड्यूस करेगा एंथेरोजॉइड, ठीक है। तो ये हो गए मेल और फीमेल गैमिट, ठीक है। फीमेल गैमिट एक ही होता है और नॉन मोटाइल होता है, जो मूव नहीं करता है। मेल गैमिट्स ढेर सारे होते हैं और ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल क्यों होते हैं? क्योंकि ये बाई फ्लैजेलेटेड होते हैं, इनमें दो फ्लैजेला होता है और फ्लैजेला इन्हें मूव करने में मदद करता है। तो चलो अब देखते हैं एक ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि जो मेल गैमिट है वो मोटाइल है। वाटर जो है इन मेल गैमिट्स को कैरी करते हैं और इन्हें पहुंचाते हैं फीमेल गैमिट तक। जैसे ही मेल गैमिट और फीमेल गैमिट साथ आते हैं तो इनके बीच में होता है फ्यूजन। फ्यूजन से बनता है जाइगोट, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है ये ग्रो करता है और ग्रो करके ये बनता है स्पोरोफाइट। प्लीज नोट दीज टर्म्स। जाइगोट ग्रो करके बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का काम होता है टू प्रोड्यूस स्पोर्स।
नाम से पता चल रहा है स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाएगा, गैमेटोफाइट गैमेट बनाएगा, है ना। तो ये स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा स्पोर्स, और ये जो स्पोर्स हैं ये ग्रो करके बनाएंगे गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है? ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी। तो गैमेटोफाइट बन गया मतलब एक नया ब्रायोफाइट बन चुका है। अब ये गैमेटोफाइट फिर से केपेबल है टू प्रोड्यूस गैमेट्स, तो यानी कि एक बार फिर से गैमेट बन गया तो ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से बताती हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, मेल गैमेट मोटाइल है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल। मेल गैमेट को वाटर जो है फीमेल गैमेट तक पहुंचा रहा है, दोनों के बीच में फ्यूजन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, जाइगोट ग्रो करके बना रहा है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस कर रहा है स्पोर्स, स्पोर्स ग्रो करके बना रहा है गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये है एक ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल। अब भाई ब्रायोफाइट्स के बारे में इतनी चीजें पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट अभी आगे भी पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के सब क्लासिफिकेशन के बारे में, तो उसके पहले थोड़ा जान लेते हैं ब्रायोफाइट्स का सिग्निफिकेंस, है ना। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस, प्रिवेंट सॉइल इरोशन। क्यों और कैसे बता चुकी हूँ। ये सॉइल को कस के पकड़ के रहते हैं, इस वजह से सॉइल को जो है पानी अपने साथ लेके नहीं जा पाता है। दूसरा, बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स के लिए ये सोर्स ऑफ फूड होता है। तीसरा, रॉक डिकम्पोजिशन। इनफैक्ट ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, ये जनरली बैरन रॉक्स के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। इस चक्कर में देखा गया है कि कई सालों के बाद बहुत बार एक रॉकी लैंड जो है वो एक मतलब फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? वो धीरे 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 करके वो जो रॉक्स के ऊपर ये ब्रायोफाइट्स ग्रो करते चले जाते हैं और वो रॉकी लैंड को बना देते हैं डेंस वुड। ठीक है, इसके अलावा पैकिंग मटेरियल, इनफैक्ट कुछ ऐसे मॉसेस हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक स्फैग्नम एक ऐसा मॉस है जो काफ़ी इफेक्टिव पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट कई मॉसेस को फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के भी एडवांटेजेस या फिर सिग्निफिकेंस हैं ब्रायोफाइट्स के। तो आई थिंक वी आर ऑल कन्विंस्ड कि ब्रायोफाइट्स भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब देखते हैं ब्रायोफाइट्स के सब क्लासिफिकेशन। तो ब्रायोफाइट्स को बच्चों हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, पहला लिवरवॉर्ट्स, दूसरा मॉसेस। तो चलो बच्चों अब हम डिस्कशन का शुरुआत करेंगे विथ लिवरवॉर्ट्स। लिवरवॉर्ट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 9000 स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं इनके। ये लीफी थैलॉइड्स होते हैं, मतलब इनमें हमें लीफ या लीफ के जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, बट एट द सेम टाइम इनका बॉडी जो है वो थैलॉइड होता है। थैलॉइड मतलब डिस्टिंक्टली लीफ, स्टेम, रूट देखने को नहीं मिलता है, मतलब एज इन ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट भले ही ना देखने को मिले, लेकिन इनमें हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, हैबिटेट की बात करें तो ये प्रेफर करते हैं मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट। शेडी बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, मॉइस्ट वाटर के प्रेजेंस की थोड़ी सी ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, तो लिवरवॉर्ट्स दो टाइप के होते हैं, पहला थैलोस लिवरवॉर्ट, दूसरा लीफी लिवरवॉर्ट। थैलोस लिवरवॉर्ट बोले तो जहाँ पर हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलते हैं, जहाँ पर लीव्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल लूनोलैरिया क्रूशियाटा। देखो नाम कैसे याद रहेगा, लूनोलैरिया। ये जो लूनो नाम है ये आया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड लूना विच मीन्स द मून। अब मून से इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो लूनोलैरिया क्रूशियाटा है इनके अंदर हमें मून के शेप के कप लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गेमा कप्स। ठीक है, ये जो गेमा कप्स होते हैं इनका काम होता है कि ये गेमा प्रोड्यूस करते हैं। ये गेमा क्या होते हैं, आप यूँ समझ लो, कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स की तरह समझ लो। ये जो गेमा होते हैं ना, दे कैन डेवलप टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑल टुगेदर। ठीक है, तो ये जो गेमा कप्स होते हैं जिनके अंदर ये गेमा होते हैं, ये गेमा कप्स का शेप मून की तरह होता है, उसकी वजह से इनका नाम पड़ा है लूनोलैरिया क्रूशियाटा। ठीक है, तो ये तो हो गए थैलोस लिवरवॉर्ट। अब देखते हैं लीफी लिवरवॉर्ट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि इनके अंदर छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे। तो स्टेम की जैसी एक चीज़ होती है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल पोरेला, पोरेला एक एग्जाम्पल है। इनफैक्ट इस तरह के जो लीफी लिवरवॉर्ट्स होते हैं ये जनरली हमें दिखते हैं कहाँ पर ग्रो करते हुए, ट्रीज के बार्क में ये हमें जनरली ग्रो करते हुए दिखते हैं। अब देखते हैं लिवरवॉर्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर मैं 3 एग्जाम्पल्स की फोटोज दिखाऊंगी आप लोगों को, और उन फोटोज को देखते हुए आप रिलेट करोगे कि कैसे ये सारे लिवरवॉर्ट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे 3 एग्जाम्पल्स हैं, मोकांचिया, रिचिया, पोरेला।
राइट कैसे याद रखोगे? MRP, MRP में हम सामान खरीदते हैं ना दुकानों से, सो MRP, मोकांचिया, रिचिया, पोरेला। ठीक है, तो अब अगर आप इन तीनों तस्वीरों को देखो तो आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी कि यार इसमें जो है ना कोई ट्रू एक एक प्रॉपर स्टेम, रूट, लीव्स ऐसे नहीं है। इंस्टेड यहाँ पर क्या है, किसी में हमें क्या दिख रहा है, पतले पतले छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, कहीं पर पतली पतली एकदम सॉफ्ट स्टेम टाइप की चीजें दिख रही हैं जिनके ऊपर लीफ जैसा कुछ दिख रहा है, राइट। और कहीं पर तो हमें वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख ही नहीं रहा है, राइट। हमें सिर्फ यूं ग्रीन ग्रीन कलर के ना, एग्जैक्टली उन्हें लीफ भी नहीं कह सकते हैं, बट कुछ उस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, राइट। तो इन सब से हमें ये पता चल रहा है कि लिवोवॉट्स की जो बॉडी होती है वो इंडीड थैलॉइड होती है, बट ये लीफी भी होते हैं बिकॉज इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है इन एग्जाम्पल्स के नाम, ताकि कल के दिन कोई ये पूछ ले कि भाई बताओ कि मोकांचिया जो है ये किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिवोवॉट। तो लिवोवॉट के 3 एग्जाम्पल्स हैं, MRP, मोकांचिया, रिचिया एंड पोरेला। तो चलो भाई अब बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन के बारे में, और सबसे पहले बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो पहला तरीका है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का, फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैलाई। थैलाई क्या है? थैलस सिंगुलर वर्ड होता है, उसी का प्लूरल होता है थैलाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो लिवोवॉट्स होते हैं इनका प्लांट बॉडी कैसा होता है? थैलॉइड होता है, थैलस, राइट। तो अब अगर इस थैलस का कोई छोटा सा पार्ट टूट जाए, राइट, वो जो छोटा सा फ्रैगमेंट है वो अगर डिटैच हो जाए उस पूरे प्लांट बॉडी से, और उसके बाद में भी हवा या पानी से वो कैरिड अवे हो जाए और सॉइल के किसी दूसरे जगह पर जा पहुंचे, तो वहां पर इट कैन जर्मिनेट एंड इट कैन गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑल टुगेदर। बोलने का मतलब है कि थैलस का ही कोई छोटा सा हिस्सा, कोई छोटा सा फ्रैगमेंट अगर उससे अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो दैट कैन गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और इस तरीके से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं दूसरा तरीका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, विच इज गैमी फॉर्मेशन। अब ये गैमी क्या होते हैं? गैमी जो है ये आप समझ लो एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, राइट, जो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गैमी प्रोपगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये थैलोज लिवरवॉर्ट्स में पाए जाते हैं, मतलब जिन लिवरवॉर्ट्स में लीव्स नहीं होते हैं ऐसे वाले लिवरवॉर्ट्स में पाए जाते हैं। तो ये जो गैमी होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड गैमी कप्स। तो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है थैलोज लिवोवॉट्स में, जिसके अंदर ढेर सारे गैमी होते हैं, न्यूमरस गैमी होते हैं। तो जब इस गैमी कप में पानी गिरता है तो क्या होता है कि ये जो गैमी होते हैं ना, दे आर रिलीज्ड आउट, और जैसे ही ये गैमी अपने पेरेंट बॉडी से अलग होते हैं वैसे ही ये गैमी कैन गिव राइज, दे कैन डेवलप टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। तो इस तरीके से गैमी जो है, गैमी कैन गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स, और इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिवोवॉट है, इट कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। चलो अब बात करेंगे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सभी को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, मतलब फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट, इन दोनों का फ्यूजन होता है। ठीक है, अब मेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अब होता कुछ यूं है कि ये जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो हैं, कुछ लिवरवॉट्स में ये सेम थैलस में प्रेजेंट होते हैं। इनफैक्ट कुछ लिवरवॉट्स बोले तो जो थैलोज लिवरवॉट्स होते हैं इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन सेम थैलस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब सेम प्लांट बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों होता है। दूसरी तरफ जो लीफी लिवरवॉट्स होते हैं वहाँ पर जो मेल ऑर्गन है और जो फीमेल ऑर्गन है ये दोनों 2 डिफरेंट थैलाई में होता है, 2 डिफरेंट प्लांट बॉडी में होता है। ठीक है, ठीक है। अब इरेस्पेक्टिव ऑफ कि भाई वो सेम थैलस पे है या डिफरेंट थैलाई पे है, इनका जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो सेम ही रहता है। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो मेल गैमेटोफाइट है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। जो मेल गैमेटोफाइट है उसको कैरी किया जाता है टू द फीमेल गैमेटोफाइट। ध्यान देना इस बात को, फीमेल गैमेटोफाइट अपनी जगह पे रहता है, लेकिन जो मेल गैमेटोफाइट है उसको कैरी किया जाता है टू द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये जो फ्यूजन है दोनों गैमेट्स का ये होता है फीमेल गैमेटोफाइट पे। दोनों गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है जाइगोट।
तो ये जाइगोट भी कहाँ प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस फीमेल गैमेटोफाइट पे हो रहा होता है। ठीक है, अब ये जो जाइगोट है ये ग्रो करता है एंड इट फॉर्म्स द स्पोरोफाइट। एग्जैक्टली ये स्पोरोफाइट कहाँ प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि सब कुछ फीमेल गैमेटोफाइट पे ही हो रहा है। ठीक है, अब ये जो स्पोरोफाइट है इसका काम क्या होता है, टू रिलीज स्पोर्स, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। चलो भाई, स्पोर्स प्रोड्यूस कर दिया, और ये जो स्पोर्स हैं ये स्पोर्स जर्मिनेट करके बनाते हैं गैमेटोफाइट। तो इस तरीके से, और ये गैमेटोफाइट क्या है, देखा जाए तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर आप देखोगे जो गैमेटोफाइट है दैट इज लॉन्ग लिव्ड। गैमेटोफाइट पूरे दौरान, इस पूरे साइकिल में, पूरे लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट इज लॉन्ग लिव्ड। गैमेटोफाइट ज्यादा देर तक प्रेजेंट है, लेकिन जो स्पोरोफाइट है वो शॉर्ट लिव्ड है, वो बस थोड़ी देर के लिए ही प्रेजेंट है जब तक वो स्पोर्स रिलीज ना करते, है ना। तो गैमेटोफाइट जो है ये हमारा डोमिनेंट फेज है इन द लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवॉर्ट्स। लिवरवॉर्ट्स का जो लाइफ साइकिल है इसमें गैमेटोफाइट जो है ये डोमिनेंट फेज है, ये ज्यादा लॉन्ग लिव्ड है, ये ज्यादा देर तक प्रेजेंट है। तो इस तरीके से लिवरवॉर्ट्स करते हैं रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो बच्चों अभी अभी जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने स्पोरोफाइट के बारे में जिक्र किया। ठीक है, तो अब हम लोग स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो भाई स्पोरोफाइट का काम क्या होता है, स्पोर्स रिलीज करना, और यही स्पोर्स जर्मिनेट करके नया गैमेटोफाइट या फिर नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और स्पोरोफाइट जो है ये बनता कहाँ से है, सोचो, अभी अभी किया था हमने, स्पोरोफाइट कहाँ से बना था, जाइगोट जो है वही डेवलप होकर स्पोरोफाइट बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो स्पोरोफाइट है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मैंने क्या बताया था कि मेल और फीमेल गैमेट का जो ये फ्यूजन है ये कहाँ पे होता है, फीमेल गैमेटोफाइट पे होता है ना। तो यानी कि जाइगोट जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट पे बनता है, तो जाइगोट डेवलप होकर जो स्पोरोफाइट बनाता है वो स्पोरोफाइट भी फीमेल गैमेटोफाइट पे होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है कि भाई फीमेल गैमेटोफाइट है, उसी के ऊपर ये स्पोरोफाइट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अब ये जो स्पोरोफाइट होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल्स। फुट पैर है, पैर, हमारा पैर क्या करता है, हमें ज़मीन के साथ में होल्ड करके रखता है, हम ज़मीन के ऊपर खड़े हो पाते हैं हमारे पैरों के वजह से, है ना। ठीक उसी तरीके से ये जो स्पोरोफाइट होता है इसका जो फुट होता है ये गैमेटोफाइट के साथ अपने आप को जोड़ के रखता है, क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर है ये, तो गैमेटोफाइट के साथ खुद को जोड़ के रखने का काम करता है फुट। फिर आता है सीटा। सीटा जो है ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, एक डंडी है जिसके थ्रू वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट को मिलती है, क्योंकि स्पोरोफाइट को सरवाइव करने के लिए, भाई किसी को भी जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, खाना चाहिए, स्पोरोफाइट को भी चाहिए, तो उसका सप्लाई कहाँ से आता है, फीमेल गैमेटोफाइट से आता है, थ्रू द सीटा। और सबसे ऊपर में होता है कैप्सूल्स, जहाँ पर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि स्पोर प्रोड्यूस करना ही स्पोरोफाइट का मेन काम है। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये भी है कि स्पोरोफाइट जो है ये डिप्लॉयड होता है। क्यों डिप्लॉयड होता है, सोचो, फ्यूजन में क्या होता है, एक मेल गैमिट एक फीमेल गैमिट, मेल गैमिट हैप्लॉयड है, फीमेल गैमिट हैप्लॉयड है, दोनों का फ्यूजन होता है जो बनता है दैट इज डिप्लॉयड। एग्जैक्टली, 2 हैप्लॉयड मिलके बनाते हैं डिप्लॉयड। तो ये जो जाइगोट है ये डिप्लॉयड है, और जाइगोट से ही तो स्पोरोफाइट बन रहा है, तो इसीलिए स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट की कहानी सबको क्लियर हो गई, ग्रेट। अब अगर हम लिवरवॉर्ट्स के पूरे लाइफ साइकिल को देखें तो वहां पर स्पोरोफाइट थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन जो गैमेटोफाइट है वो काफ़ी लॉन्ग लिव्ड होता है। तो इसी वजह से जो गैमेटोफाइट है जो कि हैप्लॉयड है वो डोमिनेंट फेज माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, लिवरवॉर्ट्स के बाद अब कहानी शुरू होगी मॉसस की। एग्जैक्टली, तो मॉसस सबसे पहले तो देखते हैं बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मॉसस की। तो मॉसस की हैबिटेट्स की अगर हम बात करें तो ये भी प्रेफर करते हैं मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट्स। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका प्लांट बॉडी थैलॉइड नहीं होता है, बट प्लांट बॉडी काफ़ी सिंपल होता है, यानी कि यहाँ पर हमें थिन स्टेम्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें सिंपल लीव्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर हमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम राइजॉइड्स कहते हैं ये भी देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब लीफ, रूट, स्टेम सब कुछ ही देखने को मिल रहा है, तो ऑफकोर्स थैलॉइड तो नहीं है, बट सिंपल प्लांट बॉडी है। तो बच्चों मॉसस के यूनिकनेस की बात करेंगे। अब यूनिकनेस बोले तो क्या ऐसा है जो मॉसस में लिवरवॉर्ट्स से अलग है।
अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो मॉसेस का लाइफ साइकिल भी लगभग लिवरवॉर्ट्स की तरह ही है, जहां पर गैमेटोफाइट जो है वो प्रीडोमिनेंट फेज है, मतलब गैमेटोफाइट यहां पर भी लॉन्ग लिव्ड और डोमिनेंट फेज है। बहुत बढ़िया, लेकिन यहां पर एक अंतर है। पहले क्या होता था लिवरवॉर्ट्स के केस में, लिवरवॉर्ट्स के लाइफ साइकिल को एक बार फटाफट से दिमाग में रिकैप करो, एक बार याद करो, तो वहां पर आप क्या देखोगे, स्पोरोफाइट बनता था, स्पोरोफाइट स्पोर रिलीज करता था और ये स्पोर्स जो है ये डायरेक्टली गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता था। ठीक है, यहां पर जो गैमेटोफाइट है इसमें 2 स्टेजेस इन्वॉल्व है, पहला प्रोटोनेमा, दूसरा लीफी स्टेज। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि ये जो स्पोर्स हैं ये स्पोर्स डेवलप करके पहले बनाते हैं प्रोटोनेमा, जो कि ग्रीन क्रीपी ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। देखो क्रीपी समझते हो ना, मतलब एक जैसे वॉल के ऊपर क्रीप करके जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उसको हम क्रीपर्स कहते हैं, है ना। तो ये एक क्रीपी ब्रांच्ड ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्रोटोनेमा कहते हैं। फिर ये प्रोटोनेमा डेवलप करके बनाता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा, और सेकेंडरी प्रोटोनेमा से बनता है हमारा लीफी स्टेज। लीफी स्टेज में स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक अपराइट एक्सिस होता है, तो ये होता है हमारा लीफी स्टेज। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है स्पोर्स से डायरेक्टली गैमेटोफाइट ना बनके स्पोर्स से पहले प्रोटोनेमा बनता है, फिर लीफी स्टेज बनता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर गैमेटोफाइट के अंदर 2 स्टेजेस होते हैं। तो ये जो है मॉसेस में कुछ अलग होता है कंपेयर टू लिवरवॉर्ट्स। तो फटाफट से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मॉसेस के कुछ एग्जांपल्स। तो हमारा पहला एग्जांपल है फुनारिया। फन से फुनारिया। सो फुनारिया जो है इसके अंदर अगर आप स्ट्रक्चर्स इसके फटाफट से देख लो, अब सब जाना पहचाना सा लगेगा क्योंकि एक बार हमने लिवरवॉर्ट्स पढ़ लिया है, तो मॉसेस में काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। तो फुनारिया के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, ऊपर से शुरुआत करेंगे। ऊपर है कैप्सूल्स, उसके बाद जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं सीटा, उसके नीचे है लीव्स और उसके नीचे है रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जिसे हम कहते हैं राइजोइड। दूसरा एग्जांपल देखेंगे स्फैग्नम। अब देखो स्फैग्नम के स्ट्रक्चर को जैसे ही एक नजर देखते हैं तो हमें एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर दिखता है, राइट। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से ना ऐसे लीफ लाइक ब्रांचेस निकले हुए हैं, राइट। और इन्हीं ब्रांचेस को अगर आप थोड़ा सा और गौर से देखो तो आपको यहाँ पर 2 टाइप के ब्रांचेस दिखेंगे। ठीक है, एक एंथीरिडियल ब्रांच, दूसरा आर्किगोनियल ब्रांच। ये क्या नाम बता दिया मैम ने, भाई ये जो ब्रांचेस है ना दे आर द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, जो मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखो मेरे साथ, जो पतले पतले ब्रांचेस हमें दिख रहे हैं ये है एंथीरिडियल ब्रांच, बोले तो मेल गैमेटोफाइट। दूसरी तरफ देखो, सेंटर की तरफ थोड़ा फोकस करते हुए देखो, थोड़े से थिक मोटे मोटे टाइप के जो ब्रांचेस हमें दिख रहे हैं दे आर द आर्किगोनियल ब्रांच, यानी कि द फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखता है स्फैग्नम। एंड दिस वन अगेन इज अनदर एग्जांपल ऑफ मॉस विच इज द कॉमन हेयर कैप मॉस। कॉमन हेयर कैप मॉस क्यों कहते हैं वो तो इनके अपीयरेंस से ही पता चल रहा होगा, हेयर कैप की जैसा इनका लुक आता है जब हम इसका टॉप व्यू देखते हैं। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑफ मॉसेस। तो चलो अब देखेंगे मॉसेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन मेथड से होता है। सबसे पहला मेथड फ्रैगमेंटेशन, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता ही है। अगर मॉसेस का कोई भी एक लीफ या स्टेम का छोटा सा टुकड़ा उसमें से डिटैच होकर गिर जाए तो इट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। इस तरीके से एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रैगमेंटेशन। दूसरा तरीका बडिंग। बडिंग के बारे में भी हमने पढ़ ही रखा है पहले। बडिंग में क्या होता है, हमें उस प्लांट बॉडी में एक छोटा सा आउटग्रोथ दिखता है जिसे हम कहते हैं बड, और यही बड जब थोड़ा सा ग्रो कर जाता है, थोड़ा मैच्योर हो जाता है, तो ये प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाता है और इस तरीके से एक नया प्लांट बन जाता है या फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गए 2 तरीके जिससे मॉसेस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो हम देखते हैं कि मॉसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवॉर्ट्स के तरह ही होता है, जस्ट दैट यहाँ पर अंतर क्या रहता है, यहाँ पर गैमेटोफाइट 2 स्टेजेस में होते हैं। एग्जैक्टली। तो चलो एक बार फटाफट से मॉसेस का लाइफ साइकिल देख लेते हैं। इट विल बी लाइक अ क्विक रिकैप। ठीक है, तो हमारे पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन्स जिन्हें हम कहते हैं एंथीरिडियम एंड आर्किगोनियम। ये प्रोड्यूस करते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इन दोनों गैमेट्स के बीच में होता है फ्यूजन। फ्यूजन का रिजल्ट होता है जाइगोट। एग्जैक्टली, जाइगोट जो कि डिप्लॉयड होता है। ये जाइगोट ग्रो करके बनता है क्या, स्पोरोफाइट। एब्सोल्युटली, स्पोरोफाइट रिलीज करते हैं स्पोर्स और ये स्पोर्स बनाते हैं
गैमेटोफाइट डायरेक्टली नहीं, स्पोर्स बनाते हैं पहले प्रोटोनेमा एग्जैक्टली, और फिर ये प्रोटोनेमा फर्दर डेवलप करके बनाता है लीफी स्टेज गैमेटोफाइट। तो इस तरीके से होता है मॉसेस का लाइफ साइकिल। अब मॉसेस के लाइफ साइकिल को अगर हम लिवरवॉर्ट्स के लाइफ साइकिल के साथ कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि मॉसेस के केस में जो स्पोरोफाइट का जो फेज होता है वो थोड़ा ज़्यादा एलाबोरेट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ना, स्टेज बाय स्टेज में गैमेटोफाइट बनता है, तो बेसिकली जो स्पोरोफाइट है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लिव्ड होता है। हालांकि मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स दोनों के केस में ही जो हमारा डोमिनेंट फेज होता है दैट इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। जैसे ही हमने लाइफ साइकिल की बात करी तो यहाँ पर दो टर्म्स हम काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं विच आर गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो इससे पहले कि आपके दिमाग में कभी भी कोई कन्फ्यूजन आए, हम आज ही क्लियर कर लेंगे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का डिफरेंस। गैमेटोफाइट क्या करते हैं? ये गैमिट्स प्रोड्यूस करते हैं एग्जैक्टली। गैमेटोफाइट क्या करते हैं? ये स्पोरोफाइट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे ही तो होता है एग्जैक्टली। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और क्या, गैमेटोफाइट जो है ये जितने भी हमारे नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं जैसे कि ब्रायोफाइटा, जैसे कि थैलोफाइटा, इन सब के लाइफ साइकिल में ये डोमिनेंट फेज होता है। मतलब इन सब के लाइफ साइकिल में जो गैमेटोफाइट है ये सबसे लॉन्ग लिव्ड फेज होता है। दूसरी तरफ अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट का काम क्या होता है? टू प्रोड्यूस स्पोर्स एग्जैक्टली। स्पोरोफाइट जो है ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होते हैं एग्जैक्टली। स्पोरोफाइट की अगर बात करें तो ये डिप्लॉयड होते हैं, क्योंकि फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉयड होता है और वही जाइगोट से बनता है स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड होता है। अगर बात करें वास्कुलर प्लांट्स की जैसे कि एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, तो उनके लाइफ साइकिल में जो स्पोरोफाइट है दैट इज द डोमिनेंट फेज। तो अभी उन प्लांट्स के बारे में हमारा पढ़ना बाकी है, तो अगले वीडियो में जब हम उन प्लांट्स के लाइफ साइकिल को देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि स्पोरोफाइट वहां पर लॉन्ग लिव्ड फेज है। तो बच्चों, ब्रायोफाइटा के अंडर आने वाले लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस दोनों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। बहुत बार बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो लीफी लिवरवॉर्ट्स हैं, यानी कि लीफ वाले लिवरवॉर्ट्स जो हैं और जो मॉसेस हैं ये काफ़ी सिमिलर लगते हैं, बट एक्चुअली इनके बीच में कई डिफरेंसेस हैं। जैसे कि अगर हम लीफी लिवरवॉर्ट्स की बात करें तो इनके सेल्स में ऑयल बॉडीज पाए जाते हैं जो कि मॉसेस के केस में नहीं पाए जाते हैं। अगर हम लीफी लिवरवॉर्ट्स की बात करें तो इनके लीव्स में लोब्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं अलग अलग, जो कि अगेन मॉसेस में नहीं पाए जाते हैं। अगर हम लीव्स के अरेंजमेंट की बात करें तो लीफी लिवरवॉर्ट्स में आप देखोगे कि जो लीव्स हैं वो रोज में अरेंज्ड होते हैं, लेकिन वहीं जब आप मॉसेस के केस में आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे लीव्स जो है वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। तो इस तरीके से आप देख करके टू सम एक्सटेंट आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो गिवन प्लांट है वो लीफी लिवरवॉर्ट है या फिर मॉस है। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोज, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैम्पल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर चलते हैं फ्री बैचेस फॉर 11th एंड 12th। क्लास 11th के बच्चों के लिए अथर्व बैच मंडे टू फ्राइडे एट 4:30 PM और क्लास 12th के बच्चों के लिए अनंत बैच मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।
तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आप पहुंचे इस वीडियो के एंड तक। हालांकि ये लेसन अभी खत्म नहीं हुआ है। प्लांट किंगडम एक बहुत ही एलैबोरेट, बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो इसीलिए इसे हम खत्म करेंगे 2 वीडियोस में। बट फिलहाल इस वीडियो में हमने थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा इन दोनों को कर लिया है पूरा खत्म। तो अगले वीडियो के लिए हमने बचा के रखा है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। हालांकि एंजियोस्पर्म्स का काफी सारा पोर्शन अब आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन जो कुछ भी आपके सिलेबस में है वो सारी चीजें हम खत्म करेंगे अगली वीडियो में। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अगर आप सभी ने ये पूरा वीडियो मेरे साथ अभी तक देखा है तो आपके कॉन्सेप्ट्स जरूर हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो आप हमेशा की तरह कमेंट में लिख के बताओगे कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और मैं हमेशा की तरह जल्दी मिलूंगी एक और जबरदस्त, शानदार, धमाकेदार वीडियो के साथ, और खत्म करेंगे प्लांट किंगडम जल्द से जल्द। तो सभी लोग अपना ध्यान करना। टेक केयर, सी यू ऑल वेरी सून, बाय बाय।